तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन का हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे। सजीव जगत जो चैप्टर था, काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसमें, तो अलग अलग लेक्चर में मैंने डिवाइड किया है इसे। तो पिछली वीडियो में हमने लेक्चर 6 में कवर किया था पादप जगत, यानी पौधों के विभिन्न प्रकारों को जाना हमने, विभिन्न प्रकार के वृक्षों के बारे में जाना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु जगत, फौना। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं टेट और सी टेट में, पिछली परीक्षाओं में आए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ। और जो भी चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपकी और आपके फ्रेंड्स के लिए। यही हमारी कोशिश है और ये मैं कोशिश करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जंतु जगत यानी फौना। इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो कौन है, अरस्तु हैं। तो इस जंतु जगत में आज हम मनुष्य के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है और जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती हैं। पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुँचना आवश्यक है जहाँ से वे बाहर निकल सकें। भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भाग तक पहुँचना और अपशिष्ट पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र क्या है? जो मनुष्य खाता है, जो भोजन करता है, वो तो जो शरीर में पचता है, तो ऐसे पदार्थ यानी ऑक्सीजन और ऐसे भोज्य पदार्थ जो उसके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उन भागों तक पहुंचना। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं तो वो बॉडी में रहेंगे तो हार्मफुल होंगे, तो वो अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन अंगों तक पहुंचना, जहाँ से वो बाहर आ सकें बॉडी से, वही क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा रक्त यानी रुधिर। रुधिर क्या होता है? ये एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है। इसका रंग जो लाल रंग है, इसमें मौजूद एक वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कॉकरोच, केकड़े जैसे जीवों में ये वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए उनका जो खून है वो लाल नहीं होता है। जो ब्लड है उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जिन जीवों में जैसे कॉकरोच और केकड़े में हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो उनका जो ब्लड का रंग है वो लाल नहीं होता है। कार्य क्या है ब्लड के? ये पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन है फेफड़ों से वो शरीर के उन भागों तक, मतलब बाकी सारे भागों तक पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण कर सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सकें। ये अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है हृदय यानी दिल। ये मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है और इसका जो आकार है वो मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। जो मनुष्य की जो मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है। मनुष्य का जो हृदय है वो 4 भागों में विभाजित है। ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों भाग निलय। यानी मनुष्य का जो हृदय है उसे 4 भागों में या 4 कक्षों में विभाजित किया गया है। जो ऊपर वाले दोनों भागों से आलिंद कहेंगे और नीचे वाले दोनों भागों को निलय कहा जाता है। ये लगातार धड़कता रहता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो दिल है मनुष्य का वो लगातार धड़कता है। अगर दिल धड़कना, हार्ट बीट रुक जाती है तो मनुष्य की मौत हो जाती है। तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। बच्चों के दिल की जो धड़कन है इससे ज़्यादा भी होती है, और कभी कभी जब डरने से या बहुत ज़्यादा खुश इंसान होता है, दौड़ने पे, भागने पे दिल की धड़कन बढ़ भी जाती है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। जो डॉक्टर यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, इससे दिल की धड़कन को सुना जा सकता है।
ये रक्त को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में जा सके, यानी जो ब्लड है उसे पंप करता है ताकि जो रक्त है वो पूरे शरीर में पहुंच सके। नेक्स्ट है धमनी सिरा। धमनी क्या होती है? धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसी जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जो शुद्ध होता है, और फुफ्फुसी जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। और ये धमनियाँ दिल से निकलती हैं, यानी हृदय से धमनियाँ निकलती हैं। सिरा क्या होता है? सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये थोड़ा सा उसका उल्टा रहेगा, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। सिराएँ जो है वो शरीर के अन्य भागों से निकलती हैं। जो धमनी है वो हृदय से निकलती है, यानी दिल से निकलती है। सिराएँ शरीर के अन्य भागों से निकलती है, जैसे आपके हाथ पैरों में जो हरी नीली नालियाँ दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सिराएँ होती हैं। मनुष्य में पाचन कार्य कैसे होता है? भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले पाचन कहलाता है। पाचन प्रक्रिया में जो अंग मदद करते हैं वे हैं मुख, यानी गुहिका जिसे मुंह कहा जाता है, ग्रासनली, अमाशय जो पेट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये वो अंग हैं जो पाचन होता है भोजन का उस प्रक्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्ग्रहण कैसे होता है? ये अंतर्ग्रहण मतलब इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। जो पाचन प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले जो प्रक्रिया आती है वो अंतर्ग्रहण की आती है। तो इसमें क्या करता है? मनुष्य जो भोजन है उसे शरीर के अंदर लेता है। ये प्रक्रिया मुख गुहिका के द्वारा होती है, यानी मुंह से होती है। और मुख गुहिका में जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपर कलिकाएँ पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने भी मदद करती है। दांत से भोजन को काटा जाता है, पीसा जाता है, चीरा जाता है और चबाया जाता है। जब मुंह में हमारा खाना पहुंचता है तो मुंह में जीभ जो है वो भोजन को लार मिलाने में मदद करती है, और जो दांत हैं वो भोजन को काटने में, पीसने में या चीरने में जो इस तरह से मदद करते हैं। नेक्स्ट है पाचन क्या होता है? इस प्रक्रिया में छोटे छोटे जो भोजन है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया में मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में होती है। जो ये प्रक्रिया है, जब भोजन जो टूटता है छोटे छोटे कणों में वो मुंह में टूटता है, उसके बाद बचा हुआ जो भोजन है फिर वो अमाशय में और छोटी आंत में जाके छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। मुंह के अंदर जो लार होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, और छोटी आंत की जो लंबाई है वो 7.5 मीटर होती है। ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लिया जाता है इस तरह से। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है, और उसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन लार ग्रंथि यानी यकृत, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। लार ग्रंथि से और जो लीवर और अग्नाशय से जो रस निकलता है उसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है, क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की जो क्रिया है वो तेज हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन है वो तेजी से कहाँ होता है? वो अमाशय में होता है। अवशोषण क्या होता है? इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषण क्या है कि जो ये जब भोजन का पाचन हो जाता है तो जो भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ हैं, यानी जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, वो क्या करते हैं? शरीर के द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। और ये प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है, जैसा मैंने भी ऊपर भी बताया। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है, और बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। स्वांगीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के जो पदार्थ हैं वो इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। रक्त के द्वारा जो स्वांगीकरण होता है उसमें जो भोजन है, जो अवशोषित होता है भोजन, वो रक्त के द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं।
बहिष्करण निष्कासन क्या होता है? इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। बहिष्करण यानी निष्कासन, जो अपचित भोजन है, जैसे मलाशय के रूप में अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय बाद गोदाक के द्वारा मल के रूप में वो बाहर निकल जाता है। जीभ के बारे में जानते हैं, कुछ टॉपिक दिए। जीभ से स्वाद का पता चलता है। जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा और तीखा और दोनों साइड से खट्टा नमकीन का पता चलता है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस तरह से पूछ लिया जाता है। जीभ के अगले भाग से मीठा और पिछले भाग से कड़वा तीखा और दोनों जो साइड से हमें खट्टा नमकीन का पता चलता है। दांत के बारे में, दूध के जो दांत होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और ये 8 साल की आयु में टूट जाते हैं। 8 साल की आयु से पहले के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, जिसे अस्थायी भी दांत कहा जाता है। और स्थायी जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं, ये 8 साल के बाद निकलते हैं, दूध के दांत टूटने के बाद में। नेक्स्ट है मनुष्य में उत्सर्जन अंग। जो उत्सर्जन अंग होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उससे उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन क्या कहलाते हैं? कि जिस प्रक्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं तो उसे उत्सर्जन कहा जाता है। जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। मतलब जो अंग हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्हें उत्सर्जन अंग कहते हैं। जैसे गुर्दा है आपके, से ब्रक यानी किडनी बोलते हैं, फेफड़े, फुफ्फुस, त्वचा, लीवर और मलाशय, ये क्या है? उत्सर्जन अंग है। गुर्दा के द्वारा जो आपकी जो जल में जो घुलनशील पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो गुर्दा के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फेफड़े से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। और लीवर जो होता है वो अमीनो एसिड अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो बाद में यूरिया मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और त्वचा से जो होता है वो पसीना जो होता है मनुष्य के अंदर, शरीर में जो नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं पसीने में। तो और बाद में है मलाशय, जो अपशिष्ट पदार्थ है बाद में मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये उत्सर्जन अंग है जो बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो ये थी मेरी आज की क्लास। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।